हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडीली कॉन्साइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक में ग्रुप 14 एलिमेंट को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन बताया था ग्रुप 14 का और ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैंने बात की थी। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड एलोट्रॉप्स। तो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो स्ट्रक्चर एंड एलोट्रॉपी जो होती है एलिमेंट्स की इस ग्रुप के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन्स क्योंकि आता है इसमें, और कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड ग्रेफाइन और ग्रेफीन, बहुत सारे एलोट्रॉप्स इसके पॉसिबल हैं। तो जो भी बुक्स में दिए गए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चर एंड एलोट्रॉपी ऑफ द एलिमेंट, ये फर्स्ट हेडिंग है आज की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन exists in a large number of allotropic form. These include diamond, alpha and beta graphite, and rare hexagonal form of diamond, and variety of discrete molecule such as C60, which are really cluster of carbon atoms and are called collectively fullerenes. Okay, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल हैं जो जिनको डिस्कस करना है। डायमंड है, अल्फा बीटा ग्रेफाइट्स हैं, और जो हमारा C60 होता है फुलरीन। ओके, यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन आल्सो हैव अ डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, thus SN exist as a metallic form. Lead exists only in the metallic form. Germanium is unusual because the liquid expand when it form the solid. This property is unique to gallium, germanium and bismuth. Okay, सो अगर हम बात करें टिन की, तो अल्फ़ा जो टिन होती है, ठीक है, उसको अगर हम 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो वो बीटा टिन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये कलर चेंज हो जाता है इनका ग्रे टू वाइट, एंड डायमंड स्ट्रक्चर से मेटालिक स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। ठीक है, सो अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड इज एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव होता है, एंड इन कंट्रास्ट ग्रेफाइट इज क्वाइट रिएक्टिव। ठीक है, डायमंड हमारा क्या होता है, रिएक्टिव कम होता है, ग्रेफाइट ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, डायमंड आर टिपिकली कलरलेस, थ्रू इंडस्ट्रियल डायमंड आर ऑफन ब्लैक, मोस्ट नेचुरली अकरिंग डायमंड्स contain a trace of nitrogen, but blue diamond contain a trace of aluminum instead. In diamond, each carbon atom is tetrahedrally surrounded by 4 carbon atoms. ओके, तो डायमंड की यहाँ पे बात करी गई कि जो हमारे इंडस्ट्रियली जो बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, वो जनरली ब्लैक होते हैं, और कुछ होते हैं जहाँ पे, और इसमें जो होता है डायमंड में ट्रेस अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, डायमंड का अगर ट्रेस पूछ लिया जाए तो क्या होता है, वहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बट जो हमारा ब्लू डायमंड होता है, ठीक है, ये स्पेशल टाइप का डायमंड होता है ब्लू डायमंड। ठीक है, इसमें जो होता है, इसका ट्रेस जो होता है एल्यूमिनियम का ट्रेस होता है इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम जो होता है टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स, ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, the tetrahedral are linked together with a three-dimensional G molecule. The unit cell is a cubic strong covalent bond extend in all the directions. Thus, the melting point is abnormally high, about 3930 degrees centigrade, and the structure is very hard. In a rare modification of diamond, the tetrahedral are arranged differently to give a woodgite-like structure and a hexagonal unit cell. ओके, तो डायमंड में जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे जो कार्बन होता है, कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रली जॉइंट होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रली मीन्स 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाता है, एंड ये कार्बन्स जो होते हैं फर्दर टेट्राहेड्रली ही जॉइंट होते हैं। ठीक है, और इनकी क्या होती है, काफ़ी जीएंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, लार्ज साइज में मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर इनकी हम एक यूनिट को डिस्कस करते हैं पढ़ने के लिए, एक क्यूबिक में अगर उनको डिज़ाइन करते हैं तो एक वुडजाइट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में। ठीक है, तो वुडजाइट लाइक स्ट्रक्चर इसका मिलता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं एज अ यूनिट सेल डायमंड के लिए। ओके,
सो यहाँ पे जो चारों बॉन्ड्स होते हैं ये कोवैलेंट होते हैं, इनके इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं डायमंड में, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं। सो ये इनका स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी हार्ड होता है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है? ठीक है? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है ड्यू टू स्ट्रक्चर, ठीक है? स्ट्रक्चर इसका जो है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी अरेंज्ड मोड में होता है, ठीक है? जहाँ से हमको क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना, तोड़ना ईज़ी नहीं होता है, ठीक है? तो ये जिस फॉर्म में बाइंडिंग करते हैं, इनमें से या तो इनके क्रिस्टल तोड़े जा सकते हैं, ओके? इनको जो है पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, ठीक है? क्योंकि इनके जो अरेंजमेंट होता है, एक अरेंजमेंट काफ़ी स्ट्रांगली पैक्ड होता है, ठीक है? तो इनको हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है? कि क्या होता है इनके क्रिस्टल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, बॉन्डिंग कैसे होती है, कितने एटम्स होते हैं, ठीक है? तो उनको सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन बस इतनी है और डायमंड जो होता है लेस रिएक्टिव होता है ग्रेफाइट से, ठीक है? और अगर बात करें यहाँ पे जो फिगर बना है इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल यूनिट्स दिखाई गई हैं। जैसे एक ये कार्बन है, 4 कार्बन की टेट्राहेड्रल यूनिट्स एक वुडजाइड स्ट्रक्चर में होती हैं, ठीक है? इनसाइड द स्ट्रक्चर, ठीक है? ये 4 एटम्स ऐसे हैं जो 4-4 एटम्स से अटैच्ड हैं, ठीक है? तो इनको कहते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट, ओके? तो 4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं, ठीक है? वैसे इसमें बुक में इतना एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है? बट मैं बताया था ना, इसमें 4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं एक वुडजाइड स्ट्रक्चर में, ओके? इसके बाद अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कंपोज ए फ्लैट टू डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम्स, ईच शीट इज ए हेक्सागोनल नेट ऑफ कार्बन एटम्स एंड मे बी रिगार्डेड, यहाँ पे फिगर बना है उसी की बिहाफ पे ये लिखा गया है यहाँ पे, may be regarded as a fused system of benzene rings. The layers are held together by the relatively weak water wall forces. In a graphite, the layers are arranged in the sequence of AB, with the third layer exactly above the first layer. In beta graphite, the order of layer ABC, the two form are interconvertible. Heating turns beta into alpha and grinding turns in alpha into beta. The fourth forms the carbon-carbon bond length within a sheet are 1.41 angstrom, similar to CC bond in 1.40 angstrom in benzene. The distance between layers is 3.35 angstrom in the interlayer distance as a large appreciable more than twice the covalent radius of carbon. Thus the bonding between layer is weak. ओके, तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जनरली क्या होता है, ग्रेफाइट में हमारी ये हेक्सागोनल पैक्ड होता है, हेक्सागोनली पैक्ड होता है, ठीक है? और ये सीट के फॉर्म में होता है, ठीक है? सीट जैसे एक-एक सीट होती है, ये सीट ऐसे है, ठीक है? सीट वाइज़ होता है। तो एक सीट में क्या होता है, ये एक सीट दिखाई गई, ठीक है? एक सीट ऐसी होती है और ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है? ये लेयर्स में क्या होती है, एक-दूसरे के ऊपर फिक्स रहती हैं। इसीलिए जो ग्रेफ़ाइट जो हम लोग पेंसिल में यूज़ करते हैं, उसको लिखने के लिए इसीलिए कंफर्टेबल होती है, ठीक है? उसको हम घिसते हैं तो क्या होता है वो उसकी जो लेयर्स होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, पैक्ड होती हैं, एक-एक लेयर उसमें से निकलती जाती है और हम उससे लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी जनरली अगर हम और अदर डायमंड की बात करें तो डायमंड में ऐसा नहीं होता है, उनमें कोई लेयर्स नहीं होती हैं जिससे हम उनको निकाल सकें, ठीक है? उनका एक केज जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी टिपिकल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ग्रेफ़ाइट होता है उसमें लेयर्स होती हैं और लेयर्स कैसी होती हैं, बेंज़ीन लाइक यहाँ पे जो कंजुगेटेड सिस्टम लगता है, ठीक है? ये जो होता है बेंज़ीन लाइक सिस्टम होता है डबल सिंगल बॉन्ड का और ये सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये अल्फ़ा एंड बीटा 2 टाइप्स के होते हैं। अल्फ़ा ग्रेफ़ाइट जो होता है उनका जो सीक्वेंस होता है AB होता है। AB और जो बीटा होते हैं उनका ABC होता है। ठीक है? और हीट करके हम इनको आपस में इंटर कन्वर्टिबल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फ़ा ग्रेफ़ाइट टू बीटा ग्रेफ़ाइट करने के लिए, ठीक है? बीटा टू अल्फ़ा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हीट, ठीक है? और अल्फ़ा टू बीटा के लिए हम इसको क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है? पीस देते हैं इसको, ठीक है? पाउडर फॉर्म बनाते हैं इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो कार्बन-कार्बन डिस्टेंस है दैट इज़ 1.41 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है?
जैसे कि बेंज़ीन में देखा जाता है 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक अगर इसकी एक यूनिट की बात करें तो एज़ अ बेंज़ीन ही है, ठीक है? बस यहाँ पे कॉन्जुगेशन दूसरे रिंग के साथ होता है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्यूज़्ड, ठीक है? रिगार्डेड एज़ अ फ्यूज़्ड, यहाँ पे यूज़ किया गया फ्यूज़ सिस्टम। तो अगर आप लोगों को पता हो तो फ्यूज़ सिस्टम वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मिनिमम 2 कार्बन एटम्स के साथ दूसरी रिंग क्या होती है, कनेक्ट होती है, उनको कहते हैं फ्यूज़ सिस्टम, ठीक है? फ्यूज़ सिस्टम इनको कहते हैं। सिस्टम हमारे अगर जनरली आप लोग पढ़ते हैं तो 3 टाइप में पढ़ते हैं, एक फ्यूज़ होता है, एक ब्रिज होता है, एक होता है स्पाइरो, ठीक है? ये 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। तो फ्यूज़ हमारा ऐसे होता है, ब्रिज में अगर बात करें तो ये 2 हो भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, ठीक है? आपस में जॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा कार्बन 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो इनको कहते हैं ब्रिज, ठीक है? ठीक है? और जो हमारे स्पाइरो होते हैं दैट इज़ वो कनेक्ट होते हैं एक कार्बन एटम से, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे हमारे पास ये सिस्टम्स होते हैं, तो अब इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है? कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। बस यहाँ पे फ्यूज़ लिखा था इसलिए मैंने इसको बता दिया कि यहाँ पे कॉम्पैक्टली ये क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं एक-दूसरे से, ठीक है? 2 कार्बन से, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने ब्रिज में बताया, यहाँ पे 2 कार्बन से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 कार्बन भी हो सकता है, वो ब्रिज होते हैं, ठीक है? वो एडजेसेंट कार्बन नहीं होते, सिर्फ़ 2 कार्बन नहीं होते हैं 2 कार्बन से नहीं होता है, वो 2 से ज़्यादा ही कार्बन आएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग अदर लेक्चर्स में सीख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात करें इनकी जो डिस्टेंस होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस है इसका कि डिस्टेंसेस इस काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है कार्बन-कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होती है और 3.35 जो होती है डिस्टेंस होती है इनकी सेपरेशन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये होती है 3.35 एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंस रखती है कि कितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है, इसीलिए पेंसिल जो होती है यूज़ की जाती है फॉर लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसको। The interlayer distance is large, approximately more than the T's of covalent radius of carbon. कार्बन की covalent radius से डबल होती है लगभग इनकी interlayer distance. Interlayer distance क्या होती है? यही होती है 3.35. ओके. Thus the bonding between the layers is weak. Weak होती है क्योंकि भाई दूर दूर होंगे तो weak होंगे. And graphite cleaves easily between the layers, which accounts for the remarkable softness of the crystal. Is greater than 1 on Mohs scale. ठीक है, Mohs scale एक होती है जहाँ पे हम सॉफ्टनेस बताते हैं क्रिस्टल की, तो इसकी क्या आती है ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, सॉफ्टनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं इसको हम, आइदर ऑन इट्स ओन आर इन ग्रेफाइटेड ऑयल। इन कंट्रास्ट डायमंड इज हार्ड 10 Mohs scale and has abrasive properties. The wide spacing of sheet in graphite also mean that the atom do not pack together to fill space very effectively. Thus the density of graphite is lower than that of diamond. Okay, तो इसकी डेंसिटी भी काफ़ी कम होती है क्योंकि ये काफ़ी कम पैक्ड नहीं होते हैं अच्छे से, डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो एक से वॉल्यूम में इसके मॉलिक्यूल्स कम ही होंगे, ठीक है। In graphite, only three of the valence electron of each carbon atom are involved the forming of the sigma bond using sp2 hybrid orbital। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें कौन से sp2 hybrid orbital यूज होता है? Thus the fourth electron form a pi bond, ठीक है। जो कार्बन होता है, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड जो एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है दैट इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जाते हैं, एक जाता है पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर इसको हम समझना चाहें तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये जैसे कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। मैं इस कार्बन को स्पेशली उठा लूँ, ठीक है। मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस कार्बन को उठा लूँ, तो इस कार्बन के साथ आप देख रहे हैं कि एक बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है, एक सिंगल है, एक डबल है। एक यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ होगा, ओके ओके, हिडन होता है जो कि, तो यहाँ पे एक पाई बन रहा है, बाकी 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो इसी चीज़ को वहाँ पे लिखा गया है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए पाई बॉन्ड, दस पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द होल सीट, ठीक है। यही जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने अभी बताया, वो क्या करता है, होल सीट में क्या करता है, डीलोकलाइज करता है, ठीक है। ये लोकलाइजेशन रहता है इसका, ठीक है। ये पूरे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे में डीलोकलाइजेशन इनका चलता रहता है, ठीक है, इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स का। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा तो इससे क्या बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्शन क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। द पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द होल सीट एंड दे आर द मोबाइल ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके।
तो पहले आपको एप्लीकेशन मिला कि इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं, पेंसिल्स में यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये था कि इनकी इंटरलेयर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इंटर स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये जो होते हैं ये एक अच्छे कंडक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका काफ़ी यूज़ होता है। इसका रीज़न ये आया कि इसमें क्या होता है, एक डीलोकलाइज़ पाई इलेक्ट्रॉन होता है जो कि डीलोकलाइज़ होता है पूरी सीट में। ओके? कंडक्शन कैन ओवर इन द सीट बट नॉट फ्रॉम वन सीट टू अनदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, जो कि लिखा सिर्फ एक लाइन में गया बट इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये होता क्या है एक्चुअल में, जो अभी हम लोगों ने देखा कि सीट्स जो होती हैं, ठीक है, मैं फिर से उस फिगर पे जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो सीट्स होती हैं, इन सीट्स के इसमें जो होता है कंडक्शन काफ़ी हाई होता है। ठीक है, हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है। मतलब कह सकते हैं सीट के पैरेलल काफ़ी कंडक्टिविटी होती है, बट परपेंडिकुलर अगर जाने चाहें तो यहाँ पे वेरी वेरी लो कंडक्टिविटी होती है। ठीक, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है, वेरी लो कंडक्टिविटी, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्पेस ज़्यादा होने से ही कंडक्टिविटी नहीं, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी नहीं होता है, क्योंकि सीट्स जो होती डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हीं सीट्स में होगा, ये ऐसे ऐसे सीट्स में चला जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको कोई पाथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका डीलोकलाइजेशन बहुत कम होगा और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्टिविटी काफ़ी डाउन हो जाती है अगर परपेंडिकुलर जा रहे हैं सीट्स के। ठीक है, पैरेलल जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा होगी हाई कंडक्टिविटी। ओके, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल दैन डायमंड। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होता है डायमंड से। ठीक है, एंड इस फ्री एनर्जी फॉर्मेशन इज 1.9 किलो जूल पर मोल। ओके, सो इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।